हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके HP टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करेंगे ये चैप्टर। इसके पहले बाकी चैप्टर्स भी आ चुके हैं, वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। NCERT 10+ बायोलॉजी प्लेलिस्ट का नाम है, ठीक है, वहाँ पर देख लेना, सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। बट उसके पहले आपने वानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ में टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो शुरू करेंगे हमारा चैप्टर, जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, मेनली हम इस चैप्टर में ब्लड के बारे में बात करते हैं और उसकी सर्कुलेशन किस तरह से होती है, हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से काम करता है, ये हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है जी, जल्दी जल्दी जो ब्लड है उसकी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है। ब्लड की कॉम्पोजिशन, सबसे पहले ब्लड जो है इसमें मेनली 2 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है वो लिक्विड मीडियम है हमारे ब्लड का, ठीक है, जो लगभग 55% जो है ब्लड का वो बनाता है। इसका जो कलर है वो स्ट्रॉ की तरह होता है, हल्का पीला रंग होता है ना। और जो प्लाज्मा है उसमें 92% जो है वो पानी पाया जाता है प्लाज्मा में। कितना? 90 से लेकर लगभग 92% जो है वो पानी ही पाया जाता है हमारे प्लाज्मा में। और कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, बाकी जो रह गई यानी कि 6 to 8% जो है वो प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और ट्रेसेस में थोड़े से जो आयन्स हैं वो पाए जाते हैं, जो कम या ज़्यादा होते रहते हैं, जैसे हमारे सोडियम आयन्स है, मैग्नीशियम आयन है, वो भी हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा कंपोनेंट जो है हमारे ब्लड का वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में बनते हैं। ठीक है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो 45% बनाते हैं हमारे ब्लड का। 55% तो प्लाज्मा हो गया, बाकी जो रह गया वो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगी, जिसमें से 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं हमारे पास मेनली। RBCs, एरिथ्रोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, WBCs, ल्यूकोसाइट जिनको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे होते हैं हमारे प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके RBC, प्लेटलेट्स और WBC के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक मेन टॉपिक है। सबसे पहले हैं हमारे RBCs। RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। दूसरा नाम RBCs का एरिथ्रोसाइट्स हमारे। ठीक है, और जो हमारे RBCs हैं ये सबसे अबंडेंट सेल्स हैं, सबसे अबंडेंट है हमारे ब्लड में बाकियों से। ठीक, लगभग अमाउंट कितना होता है इनका? 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5 मिलियन, ये इसका जो अमाउंट है वो होता है हमारे ब्लड में। अब RBCs जो हैं वो बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं हमारे रेड बोन मैरो में। कहाँ पर? जो हमारा बोन मैरो है वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, शेप कैसी होती है? हमें पता है, बायकनकेव, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो मैच्योर RBC होगा उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। साथ में जो RBCs हैं उनका रेड कलर होता है, क्योंकि उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ हमारा हीमोग्लोबिन। और क्वेश्चन पूछते हैं कि जो RBCs हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। जो RBC है रेड बोन मैरो में बनेगी, 120 दिन जिंदा रहेगी, अपना काम करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो डेथ है वो कहाँ होगी? ठीक है, कहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? तो RBCs डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारी स्प्लीन में। कहाँ पर? स्प्लीन में। और स्प्लीन को इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs भी कहते हैं। ठीक है जी, और RBCs का काम क्या है? इसका काम है कि हमने गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम है? क्योंकि हमें पता है RBCs में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही हमारे ऑक्सीजन और CO2 के साथ बाइंड करता है, और वो गैसेस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है हमारी। ठीक है जी, फिर आते हैं हमारे WBCs। WBCs को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरा नाम इनका ल्यूकोसाइट्स। अब जैसे नाम है वाइट, तो मतलब कि ये कलरलेस होंगे।
रीज़न क्या है कलरलेस होने का कि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो पाया नहीं जाता है। जो हीमोग्लोबिन है वो इनमें नहीं होता है, इसलिए वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, कलरलेस सेल्स होती हैं। और इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसीज़ में न्यूक्लियस नहीं था, बट इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इनका नंबर बहुत कम है, बट इनका नंबर जो है वो 6000 से 8000 ही होता है। ठीक है, बहुत कम नंबर होता है हमारे डब्ल्यूबीसीज़ का। अब जो हमारे डब्ल्यूबीसीज़ हैं उनको भी हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज़ की टाइप्स देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसीज़ मेनली हमारी दो तरह की होती हैं। एक होते हैं हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये भी आगे अलग अलग तरह की हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में पहली होती हैं हमारे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो हैं वो सबसे अबंडेंट है। न्यूट्रोफिल जो है सबसे अबंडेंट है डब्ल्यूबीसीज़ में। ठीक है, 60 to 65% न्यूट्रोफिल जो है यही प्रेजेंट होती हैं। काम क्या है, फैगोसिटिक फंक्शन है इनका, है ना। जैसे हमें पता है जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं ये डिफेंस का काम करती हैं मेनली, तो ये फैगोसिटिक नेचर में है। दूसरी होती है हमारे पास एसिनोफिल्स। दूसरी हमारी ग्रैनुलोसाइट है एसिनोफिल। ठीक है, इन्फेक्शन से बचाती हैं हमें, जैसे एलर्जिक रिएक्शन वगैरह उनसे बचाती हैं। 2 या 3% होती हैं। फिर आती हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल ये भी 0.5 to 1% होती हैं। और जो बेसोफिल्स हैं ये सिक्रिएट करते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपैरिन। ठीक, फिर आगे हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स जो दो तरह के हैं। पहले होते हैं हमारे मोनोसाइट्स। ठीक है, ये भी फैगोसिटिक नेचर है इनका। जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आएंगे उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। 6 से 8% होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट 20 to 25% होते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। आगे लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी प्रोवाइड हमें करते हैं। ठीक है जी, तो बात होगी हमारी डब्ल्यूबीसीज़ की भी। फिर आते हैं हमारे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? प्लेटलेट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे हमें किसी जगह पर चोट लग गई, जैसे हमारी उंगली में ही चोट लगी, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, खून अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्लोट बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ फाइबर्स जो हैं, हमारी प्रोटीन्स होती हैं, वो फाइबर्स बना देती हैं, जिस वजह से खून जो है वो रुक जाता है, एक तरह का थक्का बन जाता है। ठीक है, तो वो होगा प्लेटलेट्स की वजह से। ये प्लेटलेट्स ही उसमें हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, ये भी बोन मैरो में बनते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जिनसे प्लेटलेट्स बनते हैं, उन सेल्स का नाम है मेगाकैरियोसाइट्स। कैरियोसाइट्स। ठीक है, मेगाकैरियोसाइट्स से जो प्लेटलेट्स हैं वो बनते हैं, क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर इनका नंबर कम हो गया तो फिर क्लोटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, इंसान का जो खून है वो बहता ही रहेगा, क्लोट नहीं बनेगा। ठीक, मैं बात कर रही थी प्लाज्मा की, प्रोटीन्स की, है ना। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं? मेनली हमें देखने को मिलती है फाइब्रिनोजिन, या फिर फिब्रिनोजिन बोल लो। ये किस में मदद करेंगी? ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। साथ में जो विटामिन के है वो भी उसमें हेल्प करती है। फिर आती है हमारी ग्लोब्युलिन्स। ग्लोब्युलिन्स क्या काम करती है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। फिर आती हैं एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स का काम है कि ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखना, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखना। ठीक है, अब हमारे जो प्लाज्मा है वहाँ पर पानी भी है, प्रोटीन्स भी हैं, कुछ क्लोटिंग फैक्टर मतलब कि प्रोटीन्स है। अगर जो हमारा प्लाज्मा है उसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं हो, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, कि उसमें कोई भी क्लोटिंग के लिए जो प्रोटीन्स हैं वो नहीं प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं सीरम।
क्या बोलते हैं, सीरम हम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर प्लाज्मा में कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, विच मीन्स कोई प्रोटीन नहीं है, जैसे फिब्रिनोजन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीरम बोलेंगे। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चंस पर। द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्थी अडल्ट मैन इज़, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है एक अडल्ट में। ठीक है, दो तरह का जो ब्लड प्रेशर है वो हम मेज़र करते हैं। जैसे अगर आपने जो मशीन देखी होगी स्फिग्मो मैनोमीटर, जिससे जो बीपी है उसको मेजर किया जाता है, तो एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक होता है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, डायस्टोल मतलब कि रिलैक्स, सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी रीडिंग आती है उसमें एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है और एक आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर हम बता देते हैं कि जो इस पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, नॉर्मल है या फिर लो है। तो जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक। ठीक है, 80 mm ऑफ Hg यानी कि मर्क्यूरी, इट इज़ डायस्टोलिक। ठीक, अगर बात करूँ मैं सिस्टोलिक की, नॉर्मल बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो एवरेज होता है, इट इज़ 120 mm Hg। ठीक है, ये सिस्टोलिक है और ये डायस्टोलिक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अलग अलग तरह की होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में सिंगल सर्कुलेशन होती है, कुछ में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, कुछ में डबल सर्कुलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है सिंगल सर्कुलेशन की। सिंगल सर्कुलेशन यानी कि जो हार्ट में एक ही बार ब्लड आता है, जो पूरा साइकिल होता है उसमें एक ही बार ब्लड आता है। तो ये किस ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पहला है हमारे पास लेबियो, कैमलियन, सालामेंडर। तो जो सालामेंडर है ये एम्फीबियन है। ठीक है, तो एम्फीबियन में हमें पता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन नहीं होगी। सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलती है जहाँ पर सिर्फ 2 ही चैम्बर हार्ट के होते हैं, एक ही ऑरिकल होगा, एक ही वेंट्रिकल होगा। सीधा ब्लड ऑरिकल में आएगा, से वेंट्रिकल में जाएगा, सीधी ब्लड ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद लंग में ऑक्सीजनेट हो जाएगा। ठीक है, और जिन ऑर्गेनिज्म में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है वहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, और जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएगा क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, हिपोकैम्पस एक्सोसीटस एनाबास। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला, क्योंकि तीसरा देखो ना, हाइला राना, ये क्या है, हाइला ट्री फ्रॉग है, राना टिग्रीना हमारा फ्रॉग है, तो ये तो एम्फीबियन है। ठीक है, फिर डी वाले में भी नहीं होगा, जो टर्टल है इसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक होगी बात। चलो अगले प्रश्न पर चलेंगे। विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी विटामिन है जो ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करेगी। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड कोएगुलेशन में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, सभी बताएंगे। मोस्ट अबंडेंट WBC, ये भी अभी हमने पढ़ा, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट अबंडेंट WBCs हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। कौन से? न्यूट्रोफिल्स। चलो, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया? जो हमारी डबल सर्कुलेशन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहले हमारे हार्ट में आएगा, ठीक है, वहाँ से वेंट्रिकल से पंप होकर हमारे लंग्स में जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजनेट होगा, अगेन हमारे हार्ट में आएगा, देन वहाँ से पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। तो ये क्या है? डबल सर्कुलेशन है। पूरे सर्कल के टाइम पर 2 बार जो ब्लड है हमारे हार्ट में आ रहा है, इसलिए इट इज़ डबल सर्कुलेशन। और ये जो प्रोसेस है डबल सर्कुलेशन का किसने दिया? ये दिया हार्वे ने, विलियम हार्वे ने दिया। किसने दिया? विलियम हार्वे ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम हार्वे ने दिया, सिंगल और डबल सर्कुलेशन का। और जो कार्ल लैंडस्टेनर हैं उनको किस लिए जाना जाता है? उनको जाना जाता है ब्लड ग्रुप्स के लिए, कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो किसने दी? वो दी कार्ल लैंडस्टेनर ने दी। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो हमें पता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है? रेसिपिएंट इज़ AB पॉजिटिव एंड डोनर इज़ O नेगेटिव। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। एपरेटस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, अभी बताया मैंने, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। लाइफ स्पैन RBCs का कितने दिन होता है? तो 120 दिन जो है वो RBCs जिंदा रहती हैं। बनती कहाँ पर हैं? बोन मैरो में। ठीक है, ख़त्म कहाँ होंगी? हमारी स्प्लीन में, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं।
जो हमारा एक कार्डियक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल से प्रश्न पूछा जाता है, जो कार्डियक साइकिल है वो कितने टाइम का होता है, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होता है, वो इवेंट्स यानी कि एक जो हमारी हार्ट बीट हो रही है, लब डब, ठीक है, ये जो दो साउंड्स आती हैं लब और डब, तो ये कितने टाइम में हो रही हैं, जिसमें हमारा सिस्टोल भी आएगा और हमारा डायस्टोल भी आएगा, कॉन्ट्रैक्शन भी आएगी, रिलैक्सेशन भी आएगी। तो ये जो पूरा साइकिल होता है ये सिर्फ 0.8 सेकेंड का ही होता है। कितने सेकेंड का, सिर्फ 0.8 सेकेंड का ही होता है हमारा जो पूरा कार्डियक साइकिल होता है वो। चलो आगे देखते हैं, पल्मोनरी वेन इन ह्यूमन कैरीज, जो पल्मोनरी वेन होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, ठीक है। इसके लिए हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। ये रहा हमारा ह्यूमन हार्ट, ठीक है। ये हमारा राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। कितने चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। शुरू करेंगे हम यहाँ से। यहाँ पर आई है हमारी इन्फीरियर वेना कावा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रही है हमारी लोअर बॉडी से, ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना कावा जो अपर वाली जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहाँ से लेकर आ रही है। दोनों कहाँ ओपन होती हैं, हमारे राइट एट्रिया में। कहाँ ओपन हो रही हैं, हमारे राइट एट्रिया में ओपन हो रही हैं। ये कौन सा ब्लड लेकर आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो अब जैसे ही ब्लड पहुँच गया हमारे एट्रिया में, अब एट्रिया से इसको जाना है वेंट्रिकल्स में, क्योंकि वेंट्रिकल से ही बाद में इनको जाना है आगे लंग्स में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें ना 3 कस्प होते हैं कुछ इस तरह से, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। इट इज़ बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इस वाल्व के थ्रू जो ब्लड है राइट एट्रियम से पहुंच के हमारे राइट वेंट्रिकल में, ठीक। अब यहाँ से अगेन एक वाल्व प्रेजेंट होता है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जाएगा लेफ़्ट लंग में, यहाँ से जाएगा राइट लंग में। अब देखो ये एक इकलौती ऐसी आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो पल्मोनरी आर्टरी है, इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये आर्टरी चली गई हमारे लंग्स में, वहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होकर आ गया। ऑक्सीजनेट होकर जो ब्लड आता है वो आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू आता है, ऑक्सीजनेट होकर जो हमारा ब्लड है वो आता है, ये देखो ये हैं, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स जो हैं इकलौती ऐसी वेन्स हैं हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऐसे तो हमें पता है कि जो आर्टरीज़ हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी और वेन डीऑक्सीजनेटेड, बट इस केस में अलग है। जो आर्टरीज़ और वेन्स हमारी हार्ट से लंग्स में जाती हैं और लंग्स से हार्ट के पास आती हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, वहाँ पर उल्टा नाम है इनका। क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी। अब ब्लड पहुंच गया हमारे लेफ़्ट एट्रिया में, लेफ़्ट एट्रिया में पहुंच गया। अब लेफ़्ट एट्रिया और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच में भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है और इस वाल्व का नाम होता है बायकस्पिड। यहाँ पर ट्राई था ना, और यहाँ पर है बायकस्पिड, यानी कि 2 कस्प जैसे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और इनका काम क्या होता है कि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का। अगर ब्लड हमारे और एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया तो वो फिर से वापस ना जा सके, ठीक है। इस वजह से ये वाल्व प्रेजेंट होते हैं। और जब ये ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्व दोनों जब ये बंद होते हैं तो पहली हार्ट की साउंड आती है। कौन सी साउंड होती है पहली हमारी हार्ट की, इट इज़ लब, LUW, लब। और ये पहली साउंड कब आती है, लब साउंड, जब ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्व दोनों बंद होते हैं एक साथ। अब ब्लड हमारा पहुंच के लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से इसको जाना है पूरी बॉडी में,
उसके लिए एक वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका नाम भी क्या है, इसका नाम भी है सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या नाम है, सेमी ल्यूनर वाल्व। और जब सेमी ल्यूनर वाल्व, ये दो वाल्व हैं यहाँ पर भी यहाँ पर भी, जब ये दोनों इकट्ठे बंद होते हैं तब दूसरी हार्ट की साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ डब। ठीक है, धक धक नहीं है जो हम बोलते हैं ना, धक धक करने लगा जिया, तो इट इज़ नॉट धक धक, इट इज़ लब एंड डब साइंस की भाषा में। लब साउंड कब आएगी, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो गए, और जब सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हो गए तब दूसरी साउंड आएगी, दैट इज़ डब साउंड। ठीक होगी बात। फिर ब्लड अब चला गया एओर्टा में, सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की, दैट इज़ एओर्टा। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी एओर्टा। इतना क्लियर हो गया, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारा हार्ट है ये किन मसल्स से बना होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो हार्ट बना होता है कार्डियक मसल से। स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स हैं जो सिर्फ हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो है मीजोडर्म से डिराइव होती है, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था। 3 हमारी जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। तो हार्ट जो है मीजोडर्म से डिराइव होता है, ठीक है, वहाँ से डेवलप होता है। और इसके बाहर भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो बैग जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जैसे लंग्स में प्लूरा थी ना, यहाँ पर पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है जिसके अंदर जो हमारा हार्ट है वो होता है। और हार्ट का साइज़ कितना होता है, जैसे हमारी जो बंद मुट्ठी होती है, क्लेंच्ड फिस्ट, उतना हमारे हार्ट का साइज़ होता है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चंस पे चलें अब। पल्मोनरी वेन इन ह्यूमन कैरीज, अब मैंने क्या बताया, शब्द यूज़ हो गया पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब कि लंग्स। तो लंग्स में जो वेन जाएगी, क्या वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी या डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर ऑपोजिट था। वेन वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, बट यहाँ पर ये लेकर आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक होगी बात। चलो आगे चलेंगे। लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन इज़ फाउंड इन, जो लिम्फोइड टिश्यू हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थाइमस में, टॉन्सिल्स में, लिम्फ नोड्स में, या फिर ऑल ऑफ दीज। जो लिम्फ है वो एक कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है, जिसमें कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमने शुरू में पढ़ा, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और लिम्फ में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं। और लिम्फ वेसल के थ्रू जो लिम्फ है वो फिर हमारी वेन्स हैं उन तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो लिम्फोइड टिश्यू में ये सभी आते हैं, थाइमस भी, टॉन्सिल्स भी और लिम्फ नोड्स भी, ऑल ऑफ दीज। SA नोड इज़ ऑल्सो नोन एज, अब जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है यहाँ पर जो सिग्नल है वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है ये हमें समझना पड़ेगा, तब हम SA नोड के बारे में जान पाएंगे। अब देखो, जैसे हमारा ये हार्ट है, रफ सा डायग्राम बनाऊंगी, जज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑरिकल है और नीचे हमारे 2 वेंट्रिकल्स हैं। अब देखो, जो हमारा अपर वाला एट्रिया है, जो हमारा राइट एट्रिया है ना, यहाँ पर इस क्वार्टर में राइट एट्रिया के बिल्कुल राइट कॉर्नर पर एक नोड प्रेजेंट होती है, एक नोड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। क्या नाम होता है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये सिग्नल जनरेट करती है। यहाँ से सिग्नल जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो इनिशिएट होता है, इसलिए इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। यहाँ से पेस सेट हो रहा है यानी कि, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में कितने टाइम बीट करता है, लगभग 70 to 75 टाइम्स, एवरेज 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक होगी बात। अब ये जो SA नोड है ये सिग्नल भेजती है एक और नोड को। एक और नोड यहाँ पर हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है राइट एट्रिया में ही, बट इसके लेफ़्ट कॉर्नर में। यहाँ पर एक और नोड प्रेजेंट होती है यहाँ, जैसे इस नोड को हम बोलते हैं AV नोड। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं AV नोड। ठीक है, जो SA नोड है ये सिग्नल भेजेगी AV नोड को कि तो कॉन्ट्रैक्ट हो जा। ठीक है, AV नोड का पूरा नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर इसलिए क्योंकि वेंट्रिकल्स के पास में है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड से सिग्नल गया AV नोड में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारी AV नोड है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होता है बंडल ऑफ हीज में। यहाँ जैसे बंडल ऑफ हीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक साइड पे हमारा
लेफ़्ट बंडल ऑफ हिज और एक साइड पे राइट बंडल ऑफ हिज। यहाँ पे लिख दूँ बंडल ऑफ हिज, ठीक है। एक साइड पे राइट बंडल और एक साइड पे लेफ़्ट बंडल। अब ये जो बंडल ऑफ हिज हैं ये आगे डिवाइड हो जाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स में। यहाँ जैसे कुछ इस तरह से बंडल ऑफ हिज जो है वो पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स तक सिग्नल पहुंच गया, ये क्या कर रहे हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट, जैसे देखो ना इस साइड पे है तो ये क्या करेंगे, अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे और जो वेंट्रिकल्स हैं हमारे वो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। जो एसए नोड थी वहाँ से जो सिग्नल जो है वो इनिशिएट हो गया, एंड तक पहुँच गया हमारे पुरकिंजे फाइबर्स तक। तो इस तरह से जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। एसए नोड को हमने पेस मेकर कह दिया, और जो हमारी एवी नोड है इसको हम बोलते हैं पेस सेटर। एवी नोड को हम बोलते हैं पेस सेटर। ठीक होगी बात, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे चलेंगे। डैश इज़ अ प्रीनेटल टेस्ट इन विच अ सैंपल ऑफ फ्लूइड दैट सराउंड्स द फीटस इज़ रिकवर्ड फॉर टेस्टिंग। कौन सा टेस्ट होता है जिसमें जो हमारा फीटस है मदर के वूम में उसके अराउंड एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को निकाला जाता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। उस टेस्ट का क्या नाम होता है, तो ये जो टेस्ट होता है इसका नाम होता है, इस टेक्निक का नाम होता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। अब जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक थी इसको यूज़ किया जाता था ताकि हम कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ अगर बच्चे में हैं तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ जब बच्चा जो है वो मदर के वूम में ही है तब। बट इसका मिसयूज़ होने लगा, लोग इसको सेक्स डोमिनेशन के लिए यूज़ करने लगे कि अगर बेबी चाइल्ड है तो फिर अबॉर्ट करवा देते थे बच्चे को, ठीक है। उस वजह से ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है इसको बैन कर दिया गया। बट अब इसको यूज़ किया जाता है सिर्फ उस केस में जब कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो, वो भी डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस, जहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है बच्चे के सराउंडिंग उसको लिया जाता है और उसमें से टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हमें पता है उसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। डैश फॉर्म अ क्लोट व्हेन ब्लड वेसल्स गेट डैमेज। जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अब में कोई कट लग जाता है ना, तो क्लोट बन जाता है। क्लोट कौन बनाता है, जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वही बनाते हैं। ह्यूमन्स यूज़ हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इन देयर ब्लड। सही बात है। सिमिलरली जो हमारे मोलस्क हैं और क्रस्टेशियन हैं वो किस पिगमेंट का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, तो ये यूज़ करते हैं हेमोसाइनिन का। हेमोसाइनिन, साइनिन शब्द हमें पता है ब्लू के लिए यूज़ होता है, तो ये जो पिगमेंट है थोड़ा ब्लू कलर का होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, अभी मैंने बताया आपको, अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं सीरम बोलते हैं। चलो, कलर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स WBCs, बट इनका कलर वाइट नहीं है, दीज आर कलरलेस होते हैं ल्यूकोसाइट्स हमारे। प्लेटलेट्स किन सेल्स से बनते हैं, ये भी मैंने शुरू में बताया था। प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारे बनते हैं मेगा कैरियोसाइट्स से बनते हैं। ओके। फ्लूइड कंपोनेंट क्या है हमारे ब्लड का, फ्लूइड कंपोनेंट हमारा प्लाज्मा है, और जो बाकी हैं वो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जिसमें RBCs आ गए, WBCs आ गए और हमारे प्लेटलेट्स आ गए। ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है, कौन सी प्रोटीन, जो हमारी फाइब्रिनोजन है, ठीक है। जैसे नाम है ना फाइबर, तो फाइबर का क्या काम है, कुछ चीज़ को जोड़ना, तो उसी तरह से जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये हमारे ब्लड क्लोटिंग में मदद करती है। ठीक होगी बात। जो हार्ट का डायग्राम था वो हमने देख लिया, साउंड्स भी देख ली। एक क्वेश्चन रेगुलेशन से पूछा जाता है कि जो हमारी हार्ट बीट है उसको रेगुलेट कौन करता है, जैसे प्रीवियस चैप्टर में था, तो रेगुलेट करती है हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको। ब्लड ग्रुप्स मैंने बता दिया आपको, जो यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव है, रेसिपिएंट इज़ AB पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे इस चैप्टर के। अगर वीडियो हेल्पफुल होगी थोड़ी सी भी तो लाइक कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थोड़ा ही टाइम रह गया हमारे टेट को, मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।